Hello everyone. In this series of super quick revision sessions, now we will come to RTP May 2020. We've already covered the MTP and the RTP for November 2020, and this RTP for May 2020 has some integrated MCQs which I particularly feel are pretty important and really worth practicing a day before the exams. तो ये दोनों ही इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज इनके अपने आप में अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद दीस क्वेश्चंस एंड देन वील मूव ऑन टू द डिस्क्रिप्टिव वंस. पीक्यूआर एक कंपनी है एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है. इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ जीडीपी. जीडीपी में अगर आप देखेंगे तो सब मिला के मेजॉरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट की है. हेंस ये एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी यानी गवर्नमेंट कंपनी हो गई. 27 अगस्त 2019 जेजे ऑडिटर पीक्यू का रिज़ाइन कर देता है साइटिंग पर्सनल रीज़न, और वो भूल गया अपना रेजिग्नेशन कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने को. किसको इन्फॉर्म करना था? एक तो सीएनडीजी को क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, और दूसरा रजिस्ट्रार को. कैजुअल वैकेंसी इससे क्रिएट हुई और उसे फिल कर दिया गया. एफडीआई नए ऑडिटर आ गए और फ्यू शेयर होल्डर को ऑब्जेक्शन था जो बाद में सेटल कर दिया गया. तो ऑब्वियसली बात है अपॉइंटमेंट यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है तो गलत होगा. क्यों? क्योंकि रेजिग्नेशन के केस में शेयर होल्डर का अप्रूवल आना चाहिए. देन एफडीआई के साथ टर्म्स अग्री कर ली गई है जिसमें फीस 5% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस % ऑफ नेट प्रॉफिट है, जो कि गलत है. पिछले ऑडिटर की फीस 45,000 रुपीज़ है. ये आपको पेनल्टी फॉर नॉन इंटीमेशन ऑफ रेजिग्नेशन में काम आएगी, क्योंकि पेनल्टी आपकी होती है बेसिक 50,000 और रेम्यूनरेशन विच इज लेस प्लस 500 पर डे. तो क्योंकि 50,000 से कम रेम्यूनरेशन है तो अगर पेनल्टी पूछेंगे तो 45 पे रुकना पड़ेगा. सेकंड, ये सिलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ पीक्यूआर भी कर रहा है, जो कि इसेंशियली सही नहीं है. सेक्शन 144 प्रोहिबिट करेगा. इसके अलावा इसका 200 करोड़ का टर्नओवर होने से टैक्स ऑडिट होता है. करंट ईयर में इसने अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज किया है जिससे क्लोजिंग स्टॉक में कुछ बदलाव आए हैं और 2 लाख का स्टॉक आया है. साथ ही साथ में इसकी कुछ बोरोइंग्स हैं जिसके ऊपर सेक्शन 269 एसएस टी के प्रोविजंस इनफैक्ट जो होते हैं एप्लीकेबल होंगे, और ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक से और 2 एनबीएफसी से. बट एक चीज़ बताएं कि जो 269 एसएसटी की रिपोर्टिंग होती है क्लॉज 30 में 31 में, जो आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्लॉज इनफैक्ट 3CD रिपोर्ट के अंतर्गत होती है, वो रिपोर्टिंग गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. तो आपको 3CD में ये कुछ भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कितने डिपॉजिट्स इस साल रीपे किए. एफडीआई जो करंट ऑडिटर है मिस्टर एफ, जो उसका एक पार्टनर है लेकिन साइनिंग पार्टनर नहीं है, उसने 3.89 करोड़ बोरो किए. ही इज़ ऑल्सो परचेज गुड्स ऑफ 1.09 लाख, और ये पैसा भी अभी बाकी है. तो अगर मैं टोटल मिला भी लूँ तो भी वो 5 लाख से कम ही होता है, तो इंडेटनेस चलेगी. और अगर ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे हुआ है तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन भी अट्रैक्ट नहीं होगा. अनदर पार्टनर आई जो कि साइनिंग भी कर रहा है, वो टीचिंग भी करता है अपने फ्री टाइम में. ठीक है, अगर उसकी एक हफ्ते में 25 घंटे से ज़्यादा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके अटेस्टेशन फंक्शंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. इनकी काम अच्छा लगा तो XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पहुंच गई इनके पास फाइनेंशियल ईयर में और ऑफर किया है कि आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या 101 रुपये फीस चार्ज कर लो. कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप परसेंटेज बेस्ड फीस चार्ज कर सकते हो क्योंकि एक्ट में परमिशन दी जाती है. चलिए, तो ऑल सेड एंड डन विद ऑल दीज प्रोविजंस विद अस. लेट्स सी कि हाउ डू वी काइंड ऑफ हैंडल दीज पर्टिकुलर थिंग्स नाउ. तो अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे. टू हुम शुड हैव जेजे इन्फॉर्म, तो उसे इन्फॉर्म किसको करना चाहिए था? रजिस्ट्रार और सीएनडीजी. सीएनडीजी यहाँ दिख रहा है मुझे, तो आंसर ये होगा. 45,000 फाइन भी ठीक है, प्लस 500 रुपये पर डे भी होना चाहिए था. नेक्स्ट, with respect to acts carried out by Mr. F, partner of audit firm, what can you infer about appointment of FDI as auditor of PQR? वैलिड है क्योंकि इंडेटनेस विद इन लिमिट्स है. वैलिड नहीं है क्योंकि इंडेटनेस 1 लाख से ज़्यादा है नहीं, 5 लाख की लिमिट है. एफ साइनिंग पार्टनर नहीं है तो चलेगा, इंडेटनेस पीक्यूआर में नहीं है तो चलेगा ना. तो आंसर हमारा होगा वैलिड है, एटलीस्ट इंडेटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है. चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में इनमें से क्या परमिटेड है? 5% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस 0.1% ऑफ नेट प्रॉफिट फीस चार्ज करना परमिटेड है क्या? नहीं है. सिलेक्ट और रिक्रूट पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पीक्यूआर के बिहाफ पे कंडक्ट करना परमिटेड है क्या? तो अगर आप मुझसे पूछो एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऐसा किया जा सकता है क्या, तो एक तरह से सी एक्ट तो बोलता है कि स्पेसिफाइड एंटिटीज़ में जिसमें भी एनपीओज कवर नहीं होंगे अनलेस वो लिस्टेड या पब्लिक सेक्टर हो. तो यहाँ पे अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो आपकी ऑडिट फीस से ज़्यादा अदर वर्क की फीस नहीं हो सकती एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट. नेक्स्ट, I is one of the partners responsible to sign financials of PQR was also into teaching profession. तो ये अलाउड है. तो CA एक्ट के हिसाब से ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है,
कंपनीज एक्ट में ये सी एक्ट में ये अलाउड है, लेकिन कंपनीज एक्ट में ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आप सेक्शन 144 में प्राइवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक्निकली इंस्टीट्यूट ने जो आंसर माना है वो माना है कि सेकंड और थर्ड आप कर सकते हो, इसका मतलब सी ऑप्शन दिया है। हालांकि आप ये भी कह सकते थे 3 ओनली होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आई वुड एसेंशियली से कि एक क्लॉज होता है जिसमें आपको देखना होता है कि भाई आपका अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। क्लॉज 9 पार्ट 1 शेड्यूल 1 जो कहता है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है और प्रीवियस का रिमूवल प्रॉपर नहीं हुआ है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। टेक्निकली यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं, क्योंकि आप दूसरी सर्विसेज ले रहे हो, बट वो एंगल इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे नहीं लिया है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, फीस टू बी चार्ज फॉर न्यू असाइनमेंट विच ऑप्शन कैन बी ऑप्टेड बाय एफडीआई एंड कंपनी। तो वहाँ पे आप परसेंटेज बेसिस पे भी चार्ज कर सकते हो, फिक्स भी कर सकते हो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पीक्यूआर के कौन से ट्रांजैक्शन फिस्कल लॉ में रिपोर्ट करना होंगे? तो लोन का ट्रांजैक्शन नहीं रिपोर्ट करना है, मेथड चेंज हुआ है इसका रिपोर्ट करना है, रीपेमेंट भी रिपोर्ट नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है वो क्योंकि मेथड चेंज हुआ है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर 2 एंड 4 होएगा। अगला इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो देखते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रीटी डिसेंट गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सी एंड कंपनी, बढ़िया, चलो नाम से ही समझ में आ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक्स वाई जी कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हुए। कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला है और कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती है, यानी कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका एवरेज एनुअल प्रॉफिट 50 लाख एस्टिमेटेड है। और 1920 के बारे में हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है। फिक्स एसेट कंपनी ने मेंटेन किए हैं 1.5 करोड़ के, पर इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन किए हैं। तो कारो एप्लीकेबल होगी क्या? तो क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो कारो के पॉइंट सोचना भी मत लगेंगे ही नहीं। आगे, फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे नहीं हुआ है, तो वो हमारे ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से एक एविडेंस मिसिंग होगा, बट कारो में रिपोर्ट नहीं होगा। ये बोल रहे थे कारो में इसे रिपोर्ट करना चाहिए, पर मैनेजमेंट ने बोला नहीं करना है, और फिर सीए ने डिसाइड किया नहीं करना है, जो कि सही किया। आगे, ये ऑडिटर हैं एलएस और केडी बैंक के भी। एलएस के ऑडिट में देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैनेजमेंट और ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू सम की ऑडिट मैटर। लिस्टेड बैंक होगी तो की ऑडिट मैटर लग रहा होगा। इफेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, हाई रिस्क एरिया असेस बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट जहां पे इन्वॉल्व है, ये हो सकता है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ केडी बैंक लिमिटेड कुछ डिफरेंसेस इन ओपिनियन अराइज हुए विद रिस्पेक्ट टू कंटिजेंट लाइबिलिटी। इसके अलावा हमने देखा है 59 एग्रीकल्चर लोन जो स्टेट गवर्नमेंट के गारंटीड है 29 लाख के, ये मोर देन 2 इयर्स आउटस्टैंडिंग है, ये एनपी हो जाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गारंटीड होते तो ये नॉट एनपी होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी अगर है तो जब तक हम उसे इन्वोक करें और वो रिवोक ना करें तब तक एनपीए क्लासीफाई नहीं होगा, भले इनकम कैश बेसिस पर रिकॉग्नाइज। 6 लोन है 3 ईच बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, 25 लाख ईच, यानी 75 के वर ओवरड्यू। तो इसमें जो 75 स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के हैं वो एनपी हो जाएंगे। तो ये टोटल एनपी आपका कितना हो जाएगा? 75 और 29 104 लाख का। इसकी एफिशिएंट सर्विसेज सुन के जीएसटी असेसिंग ऑफिसर अप्रोच करता है और बोलता है सेक्शन 67 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के गड़बड़ पे आप एक स्पेशल ऑडिट कर दीजिए। तो ये असेसिंग ऑफिसर के थ्रू नहीं हो सकता है, उसके पास पावर नहीं है। आगे, इनकॉर्पोरेशन सर्विस इंश्योरेंस कंपनी को देना है, प्रपोज किया है। पेड अप शेयर कैपिटल 113 है, जिसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 17 है, तो 113 माइनस 17 विच इज लेस देन 100, ये इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि 100 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल होना अनिवार्य है इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्टर करते समय, और इंश्योरेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि ये 100 करोड़ विल बी नेट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। इसके आधार पे क्वेश्चन दिए गए हैं, बंद ने सभी डिस्कस ही कर लिए एक तरह से। इन द डिसीजन ऑफ सी एंड कंपनी नॉट रिपोर्टिंग इश्यूज ऑफ एक्स वाई जी कारो जस्टिफाइड है क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि कारो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट लोन एनपीए क्लासीफाई 104 हमने निकाले थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंटिजेंट लाइबिलिटी केडी बैंक में रिपोर्ट करना चाहिए? ओके, गारंटी गिवन बाय केडी बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके, a percentage of total bills purchased by KD Bank, claims against the bank acknowledged as debt, not acknowledged as debt होता तो ये होती contingent liability। चलिए, अनपेड सैलरी, ये तो आउटस्टैंडिंग क्रिएट होगी, तो इसमें डेफिनेटली ए है। बी हो सकता था अगर बिल डिस्काउंटेड और पेंडिंग ड्यू है तो, पर अगर हमारे पास ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट है तो फिर ए ही देंगे। क्या पॉसिबल रीज़न है स्पेशल ऑडिट 66 का नहीं एक्सेप्ट किया? वही कि असेसिंग ऑफिसर के पास पावर नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर कॉल अप करता है उसको। तो ऑडिट इज एप्लीकेबल इफ टर्नओवर एक्सीड्स, नहीं, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर, ओके। सी, सीएन कंपनी क्या जस्टिफाइड है फॉर नॉट एक्सेप्टिंग इनकॉर्पोरेटिंग सर्विस फॉर आरएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी? हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस
100 करोड़ होना चाहिए, जो कि नहीं है। कूल, दैट्स अबाउट इट। अब आते हैं अपन अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऐसे 505 से रिलेटेड है, बहुत ही बेसिक सा, डायरेक्ट सा, एक रिपीटेटिव तरह से पूछा जाने वाला सवाल है आपका, क्षमा करें। अगर आपको मैनेजमेंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेने से मना कर दे तो आप क्या करोगे? ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए कई बार स्टूडेंट इसको इतना आसान मान लेते हैं कि एग्जाम में जब आता है तो उनको सीक्वेंस ही भूल जाते हैं, इसलिए मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर मैनेजमेंट मना करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेने से, तो सबसे पहले उससे रीजंस पता करो और उसकी वैलिडिटी चेक करिए। सेकंड, उसका इम्पैक्ट ऑडिट पे देखिए। और तीसरा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा के सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करिए। ए, अगर मैनेजमेंट के रीजन जस्टिफाइड नहीं है, या बी, अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से सही ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो रिपोर्ट पे आपका इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देख के ऐसे 705 के हिसाब से रिपोर्ट मॉडिफाई करने का सोचें। एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट, आरएम प्राइवेट लिमिटेड वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर कर रहा है, टर्नओवर ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, डिटेल फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कराना है, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर 2.24 करोड़ थी, लेकिन हम प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो अब हम क्या करेंगे? ये केस है दैट इट वाज ऑडिटर वाज अनेबल टू प्रेजेंट, तो ऑल्टरनेटिव काउंट कंडक्ट कराएगा, वो काउंट को वो अटेंड करेगा, वहाँ पे अटेंड करते समय उसे क्या करना है? तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके ऑल्टरनेटिव काउंट कराओ, वो अटेंड करिए। अटेंड करते समय हमें मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस देखना है, इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व करना है, खुद इन्वेंट्री इंस्पेक्ट करनी है और टेस्ट काउंट्स करने हैं, और कंपेरिजन करना है एक्चुअल काउंट का फिजिकल काउंट से। इसके ये वाला पॉइंट अगर क्वेश्चन 4 एक मार्क का है तो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज लिख देना। इसके अलावा आपको, क्योंकि ये अकाउंट 31 मार्च के बाद हुआ है, तो इस दौरान के इंटरिम पीरियड के ट्रांजैक्शंस को डिटेल में वेरीफाई करना पड़ेगा। और आखिरी, अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन और बुक्स में डिस्क्रिपेंसी मिलती है, तो देन इन दैट केस उन डिस्क्रिपेंसीज को बुक्स में कैसे डील किया है वो चेक करना पड़ेगा। ये इतना सब कुछ लिखना है ना। पीएम एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ट्रुथ प्राइवेट लिमिटेड। What factors will influence the amount of working papers required to be kept? 230 का मैंने बोला आपको, एक यही क्वेश्चन है, अगर आ सकता है तो बस यही है कि साइज, नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, कितने ऑब्वियस हैं वो ऑडिट एविडेंसेस, आपको कितना उसके ऊपर सिग्निफिकेंस कितना है उस एविडेंस का आपके ऊपर, मेथड्स आपने क्या यूज़ किए थे, टूल्स क्या यूज़ किए थे, ये सारे फैक्टर्स कुछ होते हैं, उसके बेसिस पे आप असेस करते हो। चलो नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो पर्सन इंचार्ज इन्वेंट्री फ्लो का है वही परचेज और इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहा है, तो ये कंट्रोल ऑब्वियसली ख़राब है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं क्या जनरल कंडीशंस है जो चेक करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है इंटरनल चेक की जनरल कंडीशन। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, कंपलसरी लीव पे भेजना चाहिए, जॉब रोटेशन होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो सारे जो पॉइंट्स थे वो लिखना होता है। चलिए, कंपनी ऑडिट बैलेंस शीट आपको शेड्यूल 3 की दी हुई है, इसमें क्या क्या गलतियां हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले इक्विटी और लाइबिलिटी, तो हम मान रहे हैं ये एएस बेस्ड फॉर्मेट है, तो ठीक है, क्योंकि इंड एस में पहले एसेट्स आते हैं। इसमें पहले शेयर होल्डर फंड एक आना चाहिए था, फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अलग से नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो होगा। नॉन करंट लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, कोई डेफर्ड टैक्स असेट है तो उससे सेट ऑफ करके नेट अमाउंट बताया जाएगा, अगर नेट असेट है तो असेट में, नहीं तो लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का और अदर्स का अलग अलग आपको फेस पे अब बताना पड़ता है। फिक्स असेट नहीं, पीपी कहना। उसके अंदर टेंजिबल और CWIP आएगा। कैपिटल एडवांस CWIP में नहीं आता है, इसको अदर नॉन करंट एसेट्स में शो करना होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक है, डिफर्ड टैक्स बता दिया। ये डेबिट बैलेंस आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस करके आपको शो करना होगा। इतनी सारी गलतियां देखते देखते निकाल दिया अपन ने, बढ़िया। चलिए, तो क्विकली सुन लिया आप, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको एकदम क्लिक करेगा। आंसर में क्या लिखना है आपको, एक एक करके पॉइंट में लिखना पड़ता है, ये गलतियां आप थोड़ा सजेस्टेड आंसर देख लीजिएगा। Auditor modifies audit opinion shall use the heading qualified adverse disclaimer opinion as appropriate. ठीक है, as an expert you are required to brief special consideration required for expressing report express करते समय क्या लिखना है। तो ध्यान रखो, मैं क्विकली आपको बता रहा हूँ क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या लिखते हैं। एक्सेप्ट और सब्जेक्ट टू the impact of the matters given under the basis of a qualified opinion paragraph we give a true and fair view on the financial statements। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आपको यहाँ पे जब ओपिनियन या अपना सजेशन देना है तो क्वालिफाइड ओपिनियन में दो चीज़ें बतानी है। मिसस्टेटमेंट के कारण हम बोलेंगे एक्सेप्ट ड्यू टू और सब्जेक्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस एज गिवन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। अगर मिसस्टेटमेंट नहीं है, लिमिटेशन है, तो हम बोलेंगे एक्सेप्ट ड्यू टू पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ, क्योंकि हमें लिमिटेशन में बतानी है कि कितनी गलती हुई है, तो पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ, और फिर ट्रू एंड फेयर व्यू दे देंगे। तो एक मिसस्टेटमेंट के कारण आपको बताना है और दूसरा लिमिटेशन के कारण है तो बताना है।
इसके अलावा आपको यहाँ पे रिपोर्ट भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, तो आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है या दे आर गिविंग आर प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो फिर ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। एडवर्स ओपिनियन में बस आपको ये लिखना है compliance framework है तो they are not prepared as per applicable financial reporting framework. Fair presentation framework है they do not express a true and fair view on account of reasons explained in the basis of adverse opinion paragraph ऐसा। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में भी आपको दोनों में बताना है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में रिस्पेक्टिवली आप लिखोगे कि वी फेल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग वी हैव ऑडिटेड वी विल राइट वी वर एंगेज टू ऑडिट। और एक पॉइंट और लिखना होगा कि अगर की ऑडिट मैटर कोई कंपनी पे एप्लीकेबल है तो आप नहीं दोगे, क्योंकि अगर डिस्क्लेमर है तो की ऑडिट मैटर नहीं दिया जाता अनलेस लॉ की रिक्वायरमेंट हो तो। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पाए, इनेबिलिटी हुई ड्यू टू सर्कमस्टांस बियॉन्ड द कंट्रोल, नेचर टाइमिंग ऑफ वर्क और लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। 705 है। एग्जाम्पल, बियॉन्ड द कंट्रोल, आग लग गई, चोरी हो गए, सीज कर ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। दो दो एग्जाम्पल दे देना। नेचर और एक्सटेंट ऑफ वर्क, ऑडिटर को अपॉइंट बाद में किया गया और इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका है। क्वांटम बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट लोकेशंस बहुत ज़्यादा है, तो एक साथ सब जगह हम वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। इम्पोज बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कोई डेटा नहीं दे रहा है, डेटा छुपा रहा है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारे ट्रेड रिसीवेबल से एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं लेने दे रहा है, लीगल एडवाइजर से मिलने नहीं दे रहा है, ये अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बैंक इंश्योरेंस कंपनी गुड समैरिटन बैंक 31 मार्च 2009, कोई रिकवरी 18 महीने से नहीं हुई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है। कई बार पूछते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे एनपीए क्लासीफाई नहीं होगा, कैश बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज होगी, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड होता तो नॉर्मल गारंटीड एडवांस जैसा होता, यानी कि एनपीए क्लासीफाई हो जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड को एनपीए तब क्लासीफाई करते हैं जब गारंटी हम इन्वोक करते हैं और सरकार रेपुडिएट कर देती है कि आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी उस कारण से। ठीक है, इसमें ये ज़रूर है कि अगर 18 महीने हुए हैं और बैंक ने अभी तक गारंटी इन्वोक नहीं करी है, ये देखो एक लाइन दी हुई है यहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं एक नोट देना चाहिए कि इतना समय होने के बाद भी गारंटी इन्वोक नहीं की गई है। चलिए, बैंक्स एडवांस पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ सिग्निफिकेंट लोन्स अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एलआईसी के अगेंस्ट लोन होता है तो उसमें बेसिकली सरेंडर वैल्यू जितना लोन दिया जाता है, तो आपको चेक करना है सरेंडर वैल्यू कितनी है, प्रीमियम भरा जा रहा है या नहीं, हमारे फेवर में इंडोर्समेंट हुआ या नहीं, पॉलिसी हमारे पास है या नहीं, प्लस पॉलिसी इन इफेक्ट है या नहीं है, सरेंडर वैल्यू पे किसी और तरह का कोई चार्ज तो नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें कुछ आपको चेक करना पड़ती। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम प्रोविजन कैसे चेक करोगे, तो बेसिकली आप ध्यान रखना इंश्योरेंस कंपनी में प्रोविजन किसका बनाते हैं, डेट ऑफ लॉस के बेसिस पे, ना कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ क्लेम। तो 25 मार्च को कोई एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का और आपको क्लेम रिपोर्ट किया गया 10 अप्रैल को, हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होता है, तो भी हमें 31 मार्च पे उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, भले ही रिपोर्ट बाद में हो। तो इसके लिए हमें ये एस्टिमेट करना पड़ता है कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ 31 मार्च तक जो क्लेम रिपोर्ट हो गए हैं और पे नहीं हुए हैं अनसेटल्ड क्लेम्स, या जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं जबकि इनकर हो चुके हैं, जो हमें सब्सिक्वेंट इवेंट से पता पड़ेंगे, तो उसका प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चेक करना है फिर उसमें एवरेज क्लॉज लगाया नहीं, लॉस कवर था उसी का प्रोविजन हम बनाएंगे, पॉलिसी एक्सपायर तो नहीं हो गई थी जब आपका रिस्क हुआ था, लॉस सर्वेयर की रिपोर्ट क्या कह रही है, कोई सैल्वेज वैल्यू है क्या जो डिडक्ट करनी है, वो सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ती हैं। नेक्स्ट, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस, टैक्स लॉस के अंतर्गत ऑडिट है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंटिंग प्रेस प्रोप्राइटरी कंसर्न टर्नओवर 1.03 करोड़ 31 मार्च 2019। रॉ मटेरियल खरीद रही है एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच कस्टमर, और उसके स्टॉक में कोई रॉ मटेरियल बनता नहीं है, उसको रॉ मटेरियल रजिस्टर रखना पॉसिबल नहीं है उसके लिए। अच्छा, तो आपसे कमेंट्स मांगे गए यहाँ पे कि क्या करें ऐसे केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सिंपली यहाँ पे बोलोगे कि भैया टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमको क्या करना पड़ता है, स्टॉक की डिटेल्स देना पड़ती है, यहाँ पे प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है तो जितनी इन्फॉर्मेशन जैसी जो अवेलेबल है वहाँ तक हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उतनी दे देंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे। होता है ना, क्वान्टिटेटिव डिटेल्स वगैरह आपको देना पड़ती है, तो उसमें वो वाले इशूज़ आपको लिखना पड़ेंगे कि आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब इनफैक्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो देर इज़ वेयर यू कैन अवॉइड इट। नेक्स्ट, जीएसटी से रिलेटेड है, टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, सीए फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं हुआ है, 1 भी फाइल नहीं हुआ है, तो क्या एडवाइस क्लाइंट को करना चाहिए। तो हम बोलेंगे भैया आप पहले फाइल कर दो फिर ही हम ऑडिट करेंगे, क्योंकि रिकन्सिलिएशन वगैरह तभी हो पाएगा, इस तरह का ही बस लिया हुआ है। पीएसयू कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, एक बार वापस से वही सारे पॉइंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का डायरेक्ट क्वेश्चन और परफॉर्मेंस ऑडिट, 2 क्वेश्चन दे दिए। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट मोर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में रिपीटेडली आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा
एक्सटर्नल ऑडिटर आनंद इंटरनल ऑडिटर को बोल रहा है कि भैया मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस दे दे, किसमें? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ये एक अपने आप में सिग्निफिकेंट एरिया है, रिस्क एरिया है, जिसको ऑडिटर को खुद को चेक करना चाहिए। असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो क्या दिया जा सकता है इन मैटर्स से रिलेटेड? तो हम बोलेंगे नहीं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर से रिलेटेड ले सकते हैं क्या? हाँ, वो अलाउड है, ऐसे 610 के अंतर्गत है। नेक्स्ट वही वाला वापस से देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको, बैंक ने टर्म लोन के लिए आपको अपॉइंट किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, तो आप इन्वेस्टिगेशन में क्या चेक करोगे? तो थरो इन्वेस्टिगेशन करना है आपको और रिपोर्ट देनी है। तो यहाँ पे असेट रिलेटेड नहीं मांगा है, जैसा कि पिछले एमटीपी आरटीपी में अपन ने देखा था, तीनों जगह आया ये क्वेश्चन। तो आपको सब लिखना पड़ेगा, हिस्ट्री, रेशियोज, असेट लाइबिलिटी की जो चेकिंग होती है, जिसका मैंने आपको ड्रोन चार्ट भी शो किया था कि वो आपको कैसे बताना होता है। चलिए, ड्रोन चार्ट कहाँ पे था? ये खुला हुआ ही है। इन्वेस्टिगेशन, ये वाला एस्पेक्ट, बैंक प्रपोजिंग टू गिव लोन टू अ कंपनी, इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन लो, रेशियोज चेक कर लिए, और ये एसेट्स लाइबिलिटी के सारे मैटर्स चेक करिए। इतनी बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, या खुदा। नेक्स्ट, कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेंडर पे रिस्पॉन्ड किया है, कोई मिनिमम फीस नहीं है, काम एक्सक्लूसिव टू सीए था, उसको गिल्टी मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला गया एक्सक्लूसिव टू सीए है, तो जब तक मिनिमम ऑडिट फीस नहीं हो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्लॉज 6 लग जाएगा यहाँ पे, पार्ट 1 शेड्यूल 1 का। चलिए, सीए प्रेम सी एन प्रैक्टिस है, डेट रिकवरी सर्विसेज के लिए उसको 2% फीस देने को बोला गया है। क्लॉज 10 कंटिजेंट फीस मना करता है, एक्सेप्शन में डेट रिकवरी सर्विस देता है। हालांकि एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने बोला है डेट रिकवरी सर्विसेज आप परसेंटेज बेसिस पे फीस नहीं ले सकते। इनफैक्ट आप बैंकिंग सेक्टर के अलावा कहीं रिकवरी कंसल्टेंट भी नहीं बन सकते हो। यहाँ पे देखा जाए तो उसने डेट रिकवरी की सेवाएं दे दी है और परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज किया, और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आंसर दिया है नॉट गिल्टी। इसलिए मैं बड़ा चिंतित हूँ और उम्मीद करता हूँ ये सवाल एग्जाम में ना आ जाए। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बोला है नॉट गिल्टी, किसमें? इस आरटीपी के आंसर में। जबकि अगर आप एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के आईसीआई की साइट पे चेक करोगे तो वहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। तो क्या लिखें? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नॉट गिल्टी, और आखिरी में लिख देंगे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने अभी क्लैरिफाई किया है कि ऑडिटर सिर्फ डेट रिकवरी कंसल्टेंट बन सकता है, सर्विसेज नहीं दे सकता, वो भी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में, और कंटिजेंट फीस अभी चार्ज करना अलाउड नहीं है। तो दोनों एस्पेक्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आएगा तो अपन लेंगे इंस्टीट्यूट से। डेवलप किया आपने एक वेबसाइट को abz.com, वो ठीक है। पुश टेक्नोलॉजी पे चल रही है, ये नहीं चलेगा। पार्टनर का नाम दिया है, ठीक है। क्लाइंट का नाम डिस्प्ले किया है, ये सही नहीं है। जब तक कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है क्लाइंट का नाम नहीं दे सकते। चलिए, सीए ने एक दूसरे सीए का नाम बिना उसकी परमिशन के इंक्लूड कर दिया, और एक टेंडर में जो इंस्टीट्यूट के पास जाने की जानकारी जा रही थी उसमें डाल दिया। तो क्लॉज 3 शेड्यूल 2 पार्ट 2 के अंतर्गत नोइंगली प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द काउंसिल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत गिल्टी मान लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे भी गिल्टी हो गए। पीयर रिव्यू का स्कोप, डायरेक्ट है क्वेश्चन। मैंडेटरी रिव्यू एरिया और 6 एरियाज आपको चेक करना पड़ते हैं ऑडिट कमेटी को कंपलसरीली। मैनेजमेंट डिस्कशन, एनालिसिस रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस को इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट की है, चीफ इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के कमेंट्स जो हैं उसके इंटरनल ऑडिट्स और वीकनेसेस के ऊपर वो उसको असेस करना पड़ते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस चेक करना पड़ते हैं। ऐसे आपके 6 पॉइंट्स हैं जो आपको कंपल्सरली मैंडेटरली रिव्यू करना पड़ेंगे। डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में क्या डिफरेंस है इंडिया इज अदर देन एनबीएफसी और एनबीएफसी में? ये सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि एनबीएफसी का फॉर्मेट दिया गया था, दैट्स वाई ये यहाँ पे कवर किया गया। डिफरेंस बेसिकली लिक्विडिटी बेस्ड प्रेजेंटेशन अलाउड है, और वहाँ सब फाइनेंशियल एसेट नॉन फाइनेंशियल एसेट क्लासिफिकेशन होता है, करंट नॉन करंट वाला क्लासिफिकेशन सेकेंडरी होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का आपका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना, उससे रिलेटेड प्रोविजंस है। तो ये आई होप आपको एक एमटीपी की भी हमारी कवरेज हो जाती है। दिस वाज योर एमटीपी फॉर मे 2020। थैंक यू।